नमस्कार, आदाब। आइए बात करते हैं इंसान के जन्म लेने से पहले और जन्म लेने के बाद, ये मिलाकर पूरा 1000 दिन। इंसान के जन्म लेने की शुरुआत कैसे कैसे होती है और कब कब उसका कितना वज़न बढ़ता है, उसका ब्रेन कितना डेवलप होता है, उसकी जो बॉडी है वो माँ के पेट में कैसे डेवलप होती है, और जब वो जन्म ले लेता है तो उसके बाद उसकी देखभाल कैसे कैसे करना है, कब कब करना है, माँ का ख्याल कितना करना चाहिए, बच्चे का कितना ख्याल करना चाहिए, इसी पर भिवंडी शहर के रामदेव बाइट देकात नाके पर होटल के अंदर एक कार्यक्रम यूनिसेफ के बैनर तले किया गया। भिवंडी शहर के मशहूर डॉक्टर KR खरात, जो पहले ही महानगर पालिका में मुख्य वैद्यकीय अधिकारी की जगह पर रह चुके हैं, फ़िलहाल यूनिसेफ के कंसल्टेंट हैं, और उन्होंने पूरा प्रोग्राम दिया कि 1000 दिन को कैसे कैसे संभाला जाए। ये प्रोग्राम खासकर भिवंडी शहर के पत्रकारों के लिए किया गया था, ताकि पत्रकारों को भी इसकी जानकारी दी जा सके। जब वो अपना समाचार लिखने का काम करें या सोशल मीडिया या जो यूट्यूब के चैनल्स हैं उस पर वो किस तरह से बात करें, ये जानकारी देने का पूरा एक प्रोग्राम दिया गया। इस प्रोग्राम को मौलाना असद कासमी साहब ने भी संबोधित किया, और इस प्रोग्राम के बारे में यानी 1000 दिन, इसके बारे में पत्रकारों के साथ उन्होंने अपनी जानकारियाँ शेयर की। साथ ही इस प्रोग्राम को भिवंडी शहर में करने के लिए चरखा के बैनर तले इसकी तैयारी की गई, और सुजाता शिर्के साथ ही अलका मैडम, इन 4 लोगों ने मिलकर इस प्रोग्राम को भिवंडी के लिए ख़ास कर तैयार किया, ताकि भिवंडी शहर के पत्रकारों को जानकारियाँ दी जा सके। जानकारी हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो पत्रकार हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, मगर सबको अपनी अपनी फील्ड की अपने अपने लेवल पर जानकारियाँ होती हैं। मगर ये विशेष कार्यक्रम भिवंडी शहर के पत्रकारों के लिए किया गया था। आइए देखते हैं। वीडियो तो बड़ी है, मगर आप अगर कुछ जानकारी लेना चाहें तो इस वीडियो से ले सकते हैं। मैं खान फ़ख्र आलम। इसके बारे में असद भाई आज की इस अहम तरीन मीटिंग में बल्कि वर्कशॉप में हम तमाम अपने अखबारी नुमाइंदों का, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का पहले से इस्तेमाल करते हैं। चूँकि महाराष्ट्र के दूसरे शहरों के साथ यहाँ पर सार्वजनिक महिला उत्कर्ष संस्था के नुमाइंदों ने भिवंडी शहर को भी मुंतखब किया कि ये एक हाई रिस्क एरिया है और यहाँ पर भी तिब्बी सहूलियात के नुक्ते नज़र से काम करने की ज़रूरत है। ख़ासतौर से मदर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो हेल्थ के प्रोग्राम्स हैं उसमें जो दिक्कतें हैं वो हमारा डेली महसूस करते हैं। ख़ासतौर से बच्चों की डिलीवरी के मामला, वज़ाए हमल की जो बातें हैं, ANC रजिस्ट्रेशन के मामला हैं, डिलीवरी पॉइंट हमारे पास नहीं है, वगैरह वगैरह। तो भिवंडी शहर में आज के इस प्रोग्राम में ख़ास तौर से जो सब्जेक्ट यहाँ पर मुंतखब किया गया है, जिस पर बात की जाएगी, यकीनन वो बहुत ही निराला और अहम है। हम अभी जब देखेंगे डॉक्टर खरात साहब के प्रेजेंटेशन में, फर्स्ट 1000 डेज सिर्फ 1000 दिन नहीं, इंसान की ज़िंदगी के पहले 1000 दिन। इस तकरार हमल से वज़ाए हमल के अगले 2 बरसों तक, जिस दिन से बच्चा माँ के पेट में ठहरा शुरू हुआ, पैदाइश में दूसरी सालगिरह तक जो नशोनुमा ज़हनी और जिस्मानी बच्चे की होनी चाहिए, एज पर मेडिकल साइंस, अगर वो, जिसे हम BMI भी कह सकते हैं, बॉडी रिस्पॉन्स, अगर वो कंप्लीट नहीं होती है तो माहिर अकीबा का ये कहना है कि फिर पूरी जिंदगी में वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। सुनने की, देखने की, समझने की जो सलाहियत फर्स्ट 1000 डेज, जिंदगी के पहले 1000 दिनों में ग्रोथ पाती है, अगर उसमें कमी रह गई तो पूरी जिंदगी में हम उस कमी को पूरा नहीं कर पाएंगे।
ये कुदरती निजाम है। हर धर्म हर मजहब इस बात की वजाहत करता है और मेडिकल साइंस भी करती है। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटे से कतरे और नुस्खे से जब इंसानियत की तखलीक शुरू होती है, जिस मकाम पर वो बनता है, कुरान की एक आयत का मैं जिक्र करूं, अल्लाह ताला ने फरमाया, यखलुकुम फी बुतूनि उम्महातिकुम खल्क़म मिन बअदि खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास। 3 तारीख कोठरियों में इंसानी तखलीक का आगाज किया गया। 3 तारीख कोठरियां कहा गया, माँ का पेट, रहने वाला, फिर वो एक बारीक झिल्ली जिसमें लिपट के बच्चा पैदा होता है। इतनी बारीक तक शरीर भी बतलाती है, धर्म भी बतलाता है। और फिर मेडिकल साइंस ने तो अभी जो जदीद रिसर्च की है 1000 डेज के बारे में, ऐसे हर अंगेज इंकशाफात किए हैं कि हम और आप देख करके सुन करके हैरान रह जाएंगे कि सिर्फ उन 9 महीनों में इंसान का 50% दिमाग बन चुका होता है। जब हम बच्चा तो माँ के पेट में, अभी तो दुनिया में आगे भी नहीं खोला है, और फिर पैदाइश के बाद जब वो दूध पी रहा होता माँ की गोद में, अभी उसे देखने समझने और हमें समझता भी तो उसके अंदर कोई शौक नहीं है, कोई कमी नहीं, कोई अकल नहीं है, कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसी पेट में 85% तक उसकी ब्रेन कंप्लीट हो जाती है। फिजिकली हम देख रहे हैं, एक छोटे से मामूली से पतले से 9 महीने में वो बच्चा तकरीबन 1.5 फीट का हो जाता है और उसका दिमाग 50% कंप्लीट हो गया। इसी रफ्तार से अगर वो पूरी लाइफ में तरक्की करे, 65 वर्ष जो आमतौर से दुनिया के इंसानों की लाइफ है ना, 65 वर्षों तक अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहेगा कि 1.5 फीट वो कितने दिनों में होगा, सिर्फ 9 महीने में। इसी रफ्तार से बढ़ेगा तो सैकड़ों फीट का हो जाएगा। उसका वजन कितना होता है, 9 महीने के बाद जो डिलीवर होता है तो 2.5 से 3 किलो के करीब, 4 किलो भी होता है। इसी रफ्तार से अगर उसका वजन बढ़े 65 वर्षों तक, देखा 1000 किलो का हो जाएगा इंसान। लेकिन नहीं, ये कुदरती जाता है कि उन्हीं दिनों में उसकी ये नशोनुमा होती है, उसका ग्रोथ जो होता है। तो अब हम समझ सकते हैं कितना ज्यादा केयर करने की जरूरत है हमें और आपको उन 9 महीनों पर और उस 1000 डेज के जो अगले 2 साल होते हैं, ताकि पूरी लाइफ में और इन्हीं दिनों में उसके देखने की, उसके सुनने की सलाहियतें भी परवान चढ़ती हैं। ये मेडिकल साइंस कहती है। इन दिनों में कोई कमी रहेगी तो मायने नहीं भाई कहते हैं पूरी लाइफ में कभी वो मुश्किल हो पाती है। तो हमें इन दिनों में किस तरह से केयर करना है, ये जरूरत क्यों है, क्योंकि मेडिकल साइंस का भी एक अछूता भाव है। तो हम इसमें तफसील से इसलिए बात करते हैं आप के सामने, जो यहाँ पर सार्वजनिक महिला उपकर संस्था ने ये 2 दिन में उसके नुमाइंदे जो हैं महाराष्ट्र के और भी शहरों में और यहाँ पर भी अखबारी नुमाइंदों के सामने ये बात करने का मकसद ये है कि हमारे जरिए से शहर की आवाम तक ये बात पहुंचे। बच्चा अगर इन दिनों में सेहतमंद या खूबसूरत है, दुनिया के कौन से माँ बाप हो सकते हैं जो अपने बच्चे को सेहतमंद और खूबसूरत न देखना चाहें? सभी चाहते हैं, बट उन्हें शायद ये बातें मालूम नहीं है, या कुछ लोगों को मालूम है तो कम्प्लीटली मालूम नहीं है, और जिनको मालूमात भी है तो उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। आपको हैरत होगी जानकर कि इन दिनों में कुछ कमियां होती हैं जिसकी वजह से बच्चा नाटा रह जाता है, चिड़चिड़ापन होता है बच्चे के अंदर, जहनी तौर पर वो बुद्धिमंद हो सकता है। वो सर अपनी डिटेल्स आपको बताएंगे क्योंकि वो इसी लाइन के डॉक्टर हैं। तो इस टीम ने जो प्रोग्राम मुनक्किद किया है, खासतौर से आप हजरात के जरिए से प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, यूट्यूब, जो भी हमारे पास रिसोर्स हैं, आवाम तक पहुंचने का सबसे बड़ा माध्यम आप सभी लोग हैं। मुझसे ये गुजारिश की इन्होंने, अपील ऑर्डर दिया कि मैं आपको ये बताऊं कि आपके साथ शेयर करने का या प्रोग्राम करने का मकसद क्या है। यकीनन इससे पहले भी ये प्रोग्राम और जगहों पर हुई और मैंने अटेंड किया, यहाँ पर भी हैं, और काफी 15-20 अखबारों में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर और भी दीगर जराए से यूट्यूब वगैरह पर ऐसी खबरें डाली। आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। जब हम पोलियो की बात करते थे, RI की बात करते थे, और पोलियो हमारे मुल्क से खत्म हो गया, तकरीबन 11 बरस हो गए। 13 जनवरी 2011 को आखिरी केस पोलियो का हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 1.5 साल की रुखसार नाम की बच्ची मिली थी। उसके बाद से आज तक हिंदुस्तान में कहीं किसी को पोलियो नहीं हुआ। इसी तरीके से रूटीन इम्यूनाइजेशन, जिसमें तकरीबन 10 बीमारियों को कवर किया जाता है, उन बीमारियों के होने से पहले उसकी रोकथाम के लिए ये टीकाकरण किया जाता है। शुरू से आपको 5-7 साल में पीछे ले रहा हूँ आपको, तो जब हमारे भिवंडी शहर का कवरेज 28% और
44% जब पूरे शहर का कवरेज था तो मुस्लिम कम्युनिटी का तो 88% था। आज की तारीख में आपका ताउन और रिलीजियस लीडर्स का ताउन, ऐसी एनजीओ जो बार बार आकर के हमारे शहर में हमारी कमी या हेल्थ डिपार्टमेंट की तवज्जो हासिल करते हुए शहर को मैसेज दिया, तो आज हम तकरीबन 90% पर हैं। ये बहुत बड़ी बात है। पूरे महाराष्ट्र में भिवंडी बड़ा हाई रिस्क है, जहाँ पर गवर्नमेंट की सुविधाएं और उस चीजों को एक्सेप्ट करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं, या गवर्नमेंट को अपनी पॉलिसियां लोगों तक पहुंचाने में मुश्किलात का सामना है। ऐसे शहर में जब 90% तक हम पहुंच जाएं तो ये बड़ी बात है। पूरी दुनिया के रूटीन की हम बात करें तकरीबन 96% है। और किसी भी बीमारी को रोकने के लिए या अपनी बॉडी को बीमारी प्रूफ बनाने के लिए जिस लाइन की बीमारी आ रही है उस लाइन के एनर्जी और कुव्वत हमारे अंदर होते मुदाफे, जिसे हम कह सकते हैं 95% होना जरूरी है। अगर हमारा रूटीन 90 के करीब पहुंच चुका है, 5% हम दूर हैं कि ये बच्चों की बड़ी तादाद में जो बीमारियां घेरे रहती हैं, तो उनसे बचाव कर पाएंगे तो हम 95 के करीब पहुंच जाएंगे। तो ये आज का जो मौजू है, हमारे बच्चे सेहतमंद खूबसूरत हों, उनके अंदर कोई ऐसी कमी ना हो कि पैदाइश के बाद बच्चा बौना छोटा रह जाए, ऐसी कमी भी ना रहे कि उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाए, ऐसी कमी भी ना रह जाए कि वो दिमागी तौर पर अनकम्प्लीट रहे, ऐसी कमी भी ना रह जाए कि उसके अंदर जो दूसरी बहुत सारी बीमारियां इन दिनों में केयर नहीं करने की वजह से आती हैं, उन्हें हम रोक पाएंगे, उन्हें दूर कर पाएंगे जब इन बातों पर जो आज यहाँ पर आपके सामने डिस्कस होने वाली हैं हम खुद अमल करेंगे और अपने बच्चों को अपने घरों में आसपास उसके नाते अपनी तहरीर के जरिए हमारे पास तो बहुत बड़ा सोर्स है, तो इंशाअल्लाह उस पर कारामद होने में हम सब की पूरी इंसानियत की भलाई और फलाह है। और हम उम्मीद करते हैं आज हम सब यहाँ से बहुत अच्छी मालूमात लेकर जाएंगे और दूसरों तक पहुँचाएंगे। मैं अदब से गुजारिश करता हूँ, हमारे शहर के बहुत पुराने सीनियर IGM हॉस्पिटल में भी आप काफी दिनों तक सुपरिटेंडेंट के हिस्से से काम कर चुके हैं। वहां से फारिग होने के बाद आप खुद मंत्रालय हेल्थ डिपार्टमेंट पूरे महाराष्ट्र के लिए आप काम कर रहे थे कुछ फैकल्टीज में। फिर कोविड पीरियड में जब कुछ मसाइल या कई पूरे शहर का हमारे बड़ा मसला था, ऐसे वक्त में भी खराज सर को मांग कर भी ढूंढने के लिए लिया गया था स्टेट गवर्नमेंट से, आप तशरीफ लाए थे। आप रिटायर हो चुके हैं, जिंदगी की कीमती तरीन लम्हा आपने हेल्थ में पूरे महाराष्ट्र के लिए, कुछ चीजों में तो पूरे इंडिया के लिए आपने सलाह दी है, तो हमारे लिए मिशनर आए हैं। और इस वक्त जब रिटायरमेंट के बाद आप यूनिसेफ से वाबस्ता हैं और आज के ये प्रोग्राम खुद यूनिसेफ और यहाँ पर जो 2 नुमाइंदे सार्वजनिक महिला उत्कर्ष संस्था के मौजूद है, ये इस तरह की तौर पर काम कर रहे हैं, तो हम वेलकम इस्तेमाल करते हैं सर आपका इस शहर में। ये आपके लोग हैं, आप अच्छी तरह से आशना है, चेहरे से आप हर एक को जानते हैं और आपको भी ये अच्छी तरह से जानते हैं। आप सबको शायद कुछ लोगों को कम जानते हो, सब आपको अच्छी तरह जानते हैं। आइए हम एक दूसरे से बहुत करीब होकर के आज की इस प्रेजेंटेशन को और आज की इस स्टडी भरे जो आपकी मालूमात है मुझसे इस्तेफादा करने की कोशिश करने की नीयत से मैं माइक आपके हवाला करता हूँ। थैंक यू, शुक्रिया। नमस्ते, आदाब, गुड आफ्टरनून। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, यहाँ पर सुनाई देता है आपने, कोविड में आप सब जनाब लोगों ने मुझे यहाँ पर सपोर्ट किया और भिवंडी शहर से कोविड फैलाने में या कोविड का कंट्रोल करने में जो आपने मदद की, उसके लिए पहले तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। और इसी के साथ हम आज का ये टॉपिक यहाँ का शुरू करेंगे जो यूनिसेफ ने यहाँ पर रखा है। 2 दिन पहले यहाँ पर मौलाना लोगों के लिए सेम टॉपिक सेम प्रेजेंटेशन हमने यहीं पर किया था। ये 1000 डेज केयर, इसके बारे में हम बात करेंगे। ये है जिंदगी के हमारे पहले 1000 दिन। ये 1000 दिन कहाँ शुरू होते हैं, कहाँ खत्म होते हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। ये जिंदगी के पहले 1000 दिन का कैलकुलेशन ऐसा है, गर्भावस्था के 270 दिन, गर्भावस्था पूरी होने के बाद जब जन्म होता है वहां से लेके तो फर्स्ट बर्थडे तक 365 दिन, पहला बर्थडे से लेके सेकंड बर्थडे तक बाकी 365 दिन, ऐसा कुल मिला के ये 1000 दिन का हिसाब है। ये
इम्पोर्टेंस क्या है हर 1000 डेज का, ये यहाँ पर हम देखेंगे। ये फाउंडेशन रोल ऑफ गुड न्यूट्रिशन, ये 1000 दिन में जो भी खाया पिया जाएगा, न्यूट्रिशन का जैसा कंडीशन होगा, जिस जैसी स्थिति न्यूट्रिशन की होगी, ये 1000 डेज की, उसी के ऊपर हमारा आगे की लाइफ का पूरा फाउंडेशन ये 1000 दिन में रचा जाता है। फ्यूचर ग्रोथ, लर्न एंड थ्राइव, भविष्य में जिंदगी में लाइफ में जितना भी आपका ग्रोथ होने वाला है, वो फिजिकल ग्रोथ हो, फाइनेंशियल हो, साइकोलॉजिकल ग्रोथ हो, इसके लिए देन आपका लर्निंग जो आप सीखने वाले हैं जिंदगी भर वो, और थ्राइव मतलब खुद का डेवलपमेंट, ये पूरा 1000 दिन के ऊपर डिपेंड है। और 1000 दिन में अगर आपका न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिकल सिचुएशन, पहले 270 दिन में माँ का और उसके बाद बच्चे का, उसके साथ माँ का और फैमिली का, इसी के ऊपर ये 1000 डेज का पूरा मतलब आगे बच्चा कैसा बनने वाला है, कैसा नागरिक बनने वाला है। एक नागरिक अच्छा बनेगा, हर नागरिक अच्छा बनेगा तो पूरा हो सकता है हमारा कंट्री का पूरा पॉपुलेशन 1000 दिन का अगर अच्छा सा परवरिश होता है, न्यूट्रिशन अच्छा होता है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट अच्छा होता है, तो हमारा हर नागरिक की देश का अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और उनका डेवलपमेंट होगा। इसी के लिए 1000 डेज का यहाँ पर इम्पोर्टेंस है। आगे है 80% ग्रोथ ऑफ ब्रेन, 1000 डेज में 80% ग्रोथ ब्रेन का जो डेवलपमेंट होता है। जिस दिन पुरुष बीज और स्त्री बीज का संयोग होता है वो हमारा पहला दिन जिंदगी का, वहां से 7वें दिन हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट चालू हो जाता है, न्यूरल ट्यूब बोलते हैं। 7वें दिन से सबसे पहले ब्रेन डेवलप होना शुरू हो जाता है, फिर आगे चलते चलते ब्रेन बड़ा बड़ा हो जाता है। आज हमारा जो ब्रेन है, इसका जो साइज है, उसका 80% साइज बच्चा जब माँ के पेट में 7-8 महीने का होता है उस वक्त कंप्लीट हो जाता है। अब सोचो, अगर 8 महीने में आपका ब्रेन का डेवलपमेंट 80% हो गया और ये 8 महीने में माँ का सेहत अच्छा नहीं है, माँ का न्यूट्रिशन अच्छा नहीं है, माँ का इम्यूनाइजेशन नहीं है, तो उसके ब्रेन का जो 80% डेवलपमेंट है उसके ऊपर क्या बीती होगी। और यही 80% के ऊपर उसका पूरा आगे का जिंदगी मतलब पैसा जाने वाला है। अगर डेवलपमेंट अच्छा हुआ, बच्चा होशियार हुआ, पढ़ाई अच्छा करेगा, आगे अच्छा कमाएगा, नहीं तो नहीं हुआ तो क्या क्या हो सकते हैं वो भी हम आगे की स्लाइड में देखेंगे। ये ब्रेन के बारे में बताया। दूसरा है ये हाइट, यानी कि हमारी जो हाइट कितने ऊंचा है, ऊंची कितनी। अगर ये भाई साहब की ऊंची आज एडल्ट के एज में 6 फीट है तो मैं बता सकता हूँ कि जब ये 2 साल का थे, जब इनका 2nd बर्थडे था, इनका हाइट 3 फीट था। मतलब 2nd बर्थडे पे जो हाइट होगी उसकी दोगुना हाइट, उतनी ही दुगना, उसके ऊपर नहीं बढ़ सकती। अगर 2 साल में के अंदर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहेगा, खाने पीने का मंगा अच्छा नहीं रहेगा, उसको सपोर्ट नहीं रहेगा हर लेवल से, और वो बच्चा 2 साल में सिर्फ 2 ही फीट का पड़ गया, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी, मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 फीट। अगर बच्चा 6 फीट का बनाना है तो उसका 2 साल में उनकी ऊंचाई 3 साल तक 3 फीट तक होनी चाहिए, और वो पॉसिबल है। कैसे कर सकते हो आगे हम देखेंगे। सोसाइटी लॉन्ग टर्म हेल्थ, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, हमारे समाज का पूरा प्रॉस्पेरिटी, आगे का स्टेबिलिटी, आगे का हेल्थ, पूरे ये 2 साल मतलब पहले 270 दिन और ये 2 साल, ऐसा 1000 दिन पे डिपेंड है। इसके लिए सैनिटेशन, ये सैनिटेशन पर्सनल हाइजीन भी आता है, हमारा आसपास का साफ सफाई ये भी आता है। सेफ वाटर, यानी कि जो गंदा पानी पीने से या पानी अगर दूषित हो उससे जो बीमारियाँ होती है माँ में, बच्चे में, सब जो है वो ना हो,
और इंप्रूव हाइजीन यानी कि साफ सफाई स्वच्छता, शरीर की स्वच्छता से लेके पूरा परिसर स्वच्छता तक यहाँ पर आता है। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलनेस, डिसीज एंड डेथ, ये 3 चीजें पूरे 1000 दिन का जो हमारा हेल्थ होगा, जो डेवलपमेंट होगा, उसके ऊपर डिपेंड है। पहले हम देखेंगे गर्भावस्था के 270 दिन। ये 270 दिन में 3 तिमाही में हम मेडिकल में डिवाइड करते हैं। पहला तिमाही, दूसरा तिमाही और तीसरा तिमाही। 90 दिन का ये 3 है, टोटल 270 डेज हो जाता है। इसमें पहले तिमाही में क्या करना चाहिए? जब महावरी खत्म हो गई या महावरी आना बंद हुआ, पता चल गया, तो उसी के तुरंत बाद एएनएम से कांटेक्ट करना चाहिए। हमारा हेल्थ सेंटर से शहर में, वहाँ पर कांटेक्ट करना चाहिए, उनको बताना चाहिए। वो आपका जो बेनिफिशियरी है, जो माँ है आगे बनने वाली, उनका टेस्ट करेंगे, प्रेगनेंसी है नहीं है वो मालूमात करेंगे। और सबसे पहले एक एएनएम के पास गर्भवती की नोंद करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा इसका एक आगे के 1000 दिन का बच्चे का आगे का हेल्थ का, माँ के हेल्थ चेकअप का, उसका उसके लिए जो गवर्नमेंट के कुछ स्कीम्स है, फाइनेंशियल स्कीम्स है, ये RCH नंबर जो दिया जाता है, RCH नंबर, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ नंबर, ये नंबर के ऊपर डिपेंड है। प्रधानमंत्री की मातृत्व वंदना योजना है, ऐसे बहुत सारी योजना है, उसमें जो लेडीज को बेनिफिट मिलते हैं, गर्भवती को, वो बेनिफिट के लिए नंबर का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है फोलिक एसिड, आपने नाम सुना होगा। फोलिक एसिड की गोलियाँ, फोलिक एसिड एक विटामिन है, ये गोलियाँ पहले 3 महीने में लेनी होती है, क्योंकि पहले 3 महीने में ब्रेन का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, और ये गोली उसके लिए बहुत जरूरी है। रोज एक गोली खानी पड़ती है। 3 महीने में 90 गोली खाएंगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट बिल्कुल अच्छा होता है और सही तरीके से होता है। उसके आगे है टीबी का लस, यानी कि वैक्सीन, हम बोलते हैं ना कि टिटेनस ना हो, धनुर्वात ना हो, इसके लिए टीटी देते थे। अभी उसमें एक डिप्थीरिया ऐड कर दिया, जिसे हम गला घोटू बीमारी कहते हैं। तो ये टीटी का लस का पहला डोज 3 महीने में लिया जाता है। हेल्थ चेकअप कराना, खून प्रेशर की जांच कराना, आहार यानी कि क्या खाना है माँ ने, कैसे खाना है, कौन से पदार्थ खाने हैं, कितने वक्त खाने हैं, इसका सलाह देना। और इसके बाद पौष्टिक भोजन, ये माँ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ को पौष्टिक भोजन मिलेगा, सही टाइम पे मिलेगा। आगे हम देखेंगे कि जंक फूड वगैरह जो खाना नहीं है, खाना कैसा खाना है, कैसा नहीं खाना है, वो भी देखेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 80% ब्रेन अगर अच्छा डेवलप करना है तो ये न्यूट्रिशन, आहार के ऊपर, हमारे खाने पीने के ऊपर, माँ जो खाएगी वही बच्चे के ब्रेन में आएगा, वह उससे ही बच्चे का ब्रेन डेवलप होगा। इसके लिए बहुत जरूरी है। आगे है दूसरी तिमाही। पहले तिमाही में क्या करना चाहिए हमने देख लिया कि दूसरी तिमाही वापिस वही हेल्थ चेकअप, खून और पेशाब की चेकअप और लोहों की गोलियां यानी कि आयरन की टैबलेट सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि दूसरी तिमाही में चालू करनी होती है, फर्स्ट तिमाही में नहीं देने की होती है। ये लोहों की गोलियां, आयरन टैबलेट, मैं यहाँ पर जो भी कुछ बताने वाला हूँ ये सब गवर्नमेंट की तरफ से म्यूनसिपालिटी के थ्रू आपको हेल्थ सेंटर पर फ्री ऑफ चार्ज मिलता है, इसके लिए कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। कैल्शियम की गोलियाँ वापिस फ्री ऑफ चार्ज मिलती है। दोपहर में विश्राम और आराम माँ ने करना बहुत जरूरी है, कम से कम 2 घंटा उसको हरेक दिन में मिलनी चाहिए और 2 घंटे से ज़्यादा भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि बच्चे का ब्रेन डेवलप होते रहता है। सोते ही रहेंगे तो ब्रेन में वही जाएगा नीचे जिंदगी भर सोने का। उसके बाद है ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं,
क्योंकि अबॉर्शन हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकता है। ये सब अगर हमको अवॉइड करना है तो ज़्यादा मेहनत वाले काम गर्भवती को देनी चाहिए और अच्छी किताबें पढ़ना। जबकि 80% ब्रेन डेवलप होता है माँ की पेट में ही। अच्छी किताबें पढ़ेंगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट उसी हिसाब से, उसी लाइन से होगा। और वो सिर्फ फिजिकल ब्रेन डेवलपमेंट में नहीं होता है, तो वो जो साइकोलॉजिकल या ब्रेन में जो भी कुछ विचारधारा है, ये किताबों में से पाकर जाती है। आपने सुना होगा महाभारत में कृष्ण जब सुना रहे थे, अभिमन्यु ने पेट में सुना था कि चक्रव्यूह में कैसा जाना, लेकिन बाहर कैसा आना है वो नहीं सुना, इसलिए वो अंदर आके अंदर लटक। तो ये कहीं सुनी बातें हैं, नहीं, ये मेडिकल से प्रूव हुई बातें हैं कि अगर माँ गर्भवती है और अच्छी किताबें पढ़ती है तो बच्चा डेफिनेटली इंटेलिजेंट होता है, उसका संस्कारी होता है। इतना शॉर्ट में हम बोलेंगे। दूसरी तिमाही में वापिस ये आहार, यानी कि डाइट में क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। दिन में 4 वक्त का खाना हम 3 बार खाते हैं, माँ ने एक ज़्यादा बार खाना है क्योंकि उसके पेट में जो बच्चा पलता है उसके लिए उसको एक पैसा ज़्यादा खाना है। खाने में हरी सब्जियाँ, फल, अंडा, मटन, मच्छी, दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, ये खाना है। क्या नहीं खाना है। मैदा से बने पकवान और यह पदार्थ माँ को नहीं देना है, सेहत अच्छी नहीं। जंक फूड नहीं देना है। खाते समय नो टीवी, मोबाइल फोन और एनी स्क्रीन, लैपटॉप नहीं, कुछ नहीं। खाते समय सिर्फ खाने के ऊपर ध्यान दो, यही माँ को करना है। माँ अगर दूसरी तिमाही से के लिए करेगी तो डेफिनेटली बच्चे का डेवलपमेंट, ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। खाना खाते समय कोई तनाव नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हंसते खेलते या शांत दिमाग से उसने खाना खाना चाहिए। और आंगनबाड़ी सेवा का लाभ, शहर में आंगनबाड़ी से THR मिलता है, वो टेक होम रेशन हम बोलते हैं। इम्यूनाइजेशन के लिए आंगनबाड़ी में व्यवस्था की रहती है, जहाँ पर अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट की नर्स जाके वैक्सीन वगैरह देती है। ये सब आंगनबाड़ी में जाके करना है, इसलिए आंगनबाड़ी से भी जुड़ा रहना बहुत जरूरी है। आगे तीसरी तिमाही, हम 180 डेज तक तो देख लिया क्या करना चाहिए। अभी आखिरी 90 दिन प्रेगनेंसी के, यहाँ पर वापिस हेल्थ चेकअप ANM के थ्रू, डॉक्टर के थ्रू, मतलब कोई प्रॉब्लम है क्या देखने के लिए टाइम पे अगर प्रॉब्लम नजर आया तो उसमें इलाज हो सकता है। बच्चे का जो डेवलपमेंट अंदर हो रहा है वो ठीक से हो रहा है नहीं हो रहा है, डॉक्टर आपको बता सकते हैं। खून पेशाब की जांच, वापिस वो आयरन और कैल्शियम की टैबलेट रोज 1 गोली या 2 गोली, जैसा भी आपका खून पेशाब का रिपोर्ट होगा उस हिसाब से डॉक्टर बताएंगे वैसा। ये आपके डिलीवरी तक, उस माँ की डिलीवरी तक लेना जरूरी है। घर का पौष्टिक खाना, जनरली घर में बनाया हुआ खाना उसने डेली खाना है। और C विटामिन की गोलियाँ, ये भी फ्री ऑफ चार्ज मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ये उनको लेना है। वापिस तनाव मुक्त भोजन, भोजन के समय तनाव नहीं होना चाहिए। खाना खाते समय वापिस टीवी, मोबाइल फोन या कोई भी स्क्रीन सामने नहीं होना चाहिए, नहीं तो वही माँ के दिमाग में जाता है, ब्लड में वही विचारधारा करती है और बच्चे के दिल में। विश्राम, आराम करना, अच्छी किताबें पढ़ना और इस 3rd ट्राइमेस्टर में, अगले लास्ट 90 डेज में या लास्ट मंथ में HT का प्लानिंग, एक प्लान ऑफ डिलीवरी कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, साथ में कौन होगा, हम आगे देखेंगे। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है। ज़्यादा मेहनत वाले काम नहीं करना और आंगनबाड़ी सेवा का लाभ लेते रहना, ये भी तीसरी तिमाही में बहुत जरूरी है। ये प्रेगनेंसी में क्या क्या करना है। प्लान ऑफ प्रेगनेंसी,
पहले तो शादी होने के बाद पहले साल में बच्चा करना है, दूसरे साल में करना है, तो अभी बहुत सारे काम पे जाते हैं लोग, सर्विस में होते हैं, तो प्रेगनेंसी कब करनी है इसका प्लानिंग वो कपल ने करना चाहिए। ईट हेल्दी फूड्स, देन फोलिक एसिड टैबलेट्स डेली पहले 3 महीने, स्टे एक्टिव, मतलब 24 घंटा सोते नहीं रहना है, जितना माँ एक्टिव रहेंगे बच्चा भी एक्टिव निकलने वाला है। अवॉइड हार्मफुल केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स, आजकल जो जंक फूड वगैरह आते हैं उसमें काफ़ी केमिकल्स वगैरह आते हैं, जो रेडीमेड फूड मिलते हैं पैकेट्स में उसमें प्रिजर्वेटिव वगैरह होते हैं, वो सब अवॉइड करना है। और प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शंस, यानी कि डायरिया है, सर्दी खांसी है, दूसरा टीबी जैसी बीमारी है, ये ना हो, इससे बचने के लिए माँ को पूरा ज़्यादा से ज़्यादा मार्गदर्शन और सुविधाएं उनको देनी है। और इसके आगे टीडी का वैक्सीन माने लेना है। देन कंसल्ट एएनएम और डॉक्टर, उनको बार बार जाके जो जैसा बताएंगे, मिनिमम 4 चेकअप तो ये 9 महीने में होना ही चाहिए। तो कुछ आगे प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम में कोई प्रॉब्लम हो सकता है, क्या बच्चे में कोई डिफेक्ट आ सकता है, क्या ये बता सकते हैं डॉक्टर, और वो अवॉइड कर सकते हैं। देन अवॉइड टोबैको, अल्कोहल, नार्कोटिक ड्रग्स, माँ ने टोबैको नहीं लेना है, अल्कोहल नहीं लेना है, नार्कोटिक ड्रग्स जो लेते हैं ना, खांसी की दवा बहुत फेमस है, कोई थोड़ा सा खांसी हो गया, खांसी का सिरप ले लो, इसमें नार्कोटिक ड्रग्स है, ये नहीं लेना। देन ओरल हेल्थ, मुंह की साफ सफाई, हर बार खाना खाने के बाद दांत की सफाई, ब्रश करना, ये जरूरी है। देन इमोशनल हेल्थ, ये माँ को ये 9 महीने में कोई प्रेशर टेंशन वगैरह नहीं होना चाहिए, तो आगे चल के बच्चा भी अच्छा होता है। और स्टोरी या बुक रीडिंग, ये हमने अभी देखा है। ये इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हमने देखा कि ब्रेन डेवलपमेंट होता है, बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट है, इसलिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। जितना अच्छा खाएगी, जितना पौष्टिक खाएगी, उतना ब्रेन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। नहीं खाएगी तो ब्रेन का डेवलपमेंट वैसा छोटा ही रहेगा, और आगे बदल के बच्चा कुछ पढ़ने का है ना तो बोलेंगे बाप पे गया है, माँ पे गया है, ऐसा कुछ नहीं होता। देन न्यूट्रिएंट्स नीडेड फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए अच्छे न्यूट्रिएंट्स, अच्छा खाना बहुत जरूरी है। इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स में क्या है, तो आयरन है, प्रोटीन है, कॉपर है, फोलिक एसिड है, जिंक है, आयोडीन है, फैट है, इसके लिए क्या क्या खाना चाहिए, ये बहुत थोड़ा विस्तार से है। और जब डॉक्टर या एएनएम के पास हमारी माँ रजिस्टर करके जाती है, चेकअप करने के लिए हेल्थ सेंटर जाती है, तो इसका पूरा एडवाइस आप वहाँ पर दिया जाता है। तो इसके लिए ये रजिस्ट्रेशन और हेल्थ चेकअप करवाना, हेल्थ सेंटर में जाना, ये बहुत जरूरी है। मदर्स डाइट, क्योंकि बच्चे तो कुछ खुद खाता नहीं, तो वनली सोर्स जो माँ खाएगी वही बच्चे के पास जाता है, और उसी से डेवलपमेंट होता है। और बेबी फिजिकल ग्रोथ इन वूम, मतलब पेट में अंदर जो उसका फिजिकल ग्रोथ होता है, शुरुआत 1 पेशी से होती है, 2 पेशी से होती है, और 9 महीने में 2.5-3 किलो का बच्चा बन जाता है। ये कैसे बनता है? जो माँ खाती है, जो न्यूट्रिशन लेती है, उसी से बनता है, इसलिए ये न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। अगर सब अभी हमने देखा कि न्यूट्रिशन तो जरूरी है, लेकिन अगर नहीं दिया न्यूट्रिशन तो उल्टा क्या हो सकता है? पुअर न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी, ये 9 महीने में अगर न्यूट्रिशन अच्छा नहीं रहेगा, जो मिलेगा खाएगी, नहीं मिलेगा तो बैठे रहेगी। इसमें पावर ठीक है, लेकिन बहुत सारे फैक्टर है, वो भी हम आगे देखेंगे कि सोसाइटी के लिए अच्छी सोसाइटी अगर बनाना है, हर नागरिक को अच्छा बनाना है, हेल्दी बनाना है, देश का प्रोग्रेस करना है, आपका हर नागरिक इंटेलिजेंट होगा तो देश का प्रोग्रेस अच्छा होगा। इसके लिए एक न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत जरूरी है। नहीं करेंगे तो पहले तो लो बर्थ वेट भी होगा, मतलब बच्चे का वजन 2.5 किलो से कम होगा।
जल्दी डिलीवरी होगी, 9 महीने का बच्चा हो सकता है 7वें 8वें महीने में डिलीवरी हो जाएगी, बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से नहीं होगा। लो बर्थ वेट होगा तो उसका आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा, आगे का वजन नहीं बढ़ेगा, वो मालनरिश रहेगा, माल न्यूट्रिशन, कुपोषित रहेगा बच्चा कुपोषित रहेगा तो सब उसके सीखने भी कुपोषित रहेंगे, उसका इंटेलेक्चुअल भी कुपोषित ही रहने वाला है। आगे चल के मतलब न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होगा तो बर्थ डिफेक्ट्स हम बोलते हैं ना, बच्चा जन्म में आया, एक हाथ नहीं है, पैर नहीं है, अंधा है, गूंगा है, उसका दिमाग ठीक से नहीं चलता है, वो आमिर खान का पिक्चर में आपने देखा होगा, वो जो अपन बच्चा उन्होंने बताया, वैसे बच्चे होते हैं बिकॉज ऑफ पुअर न्यूट्रिशन। 90% रोज न्यूट्रिशन का डेवलपमेंटल डिलेज, मतलब उसका न्यूट्रिशन माँ की पेट में अच्छा नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट उसका डिले हो जाता है। मतलब 2 साल के बच्चे की जो समझ होना चाहिए वो उसको 10 साल का बनेगा जब आ जाती है, क्योंकि न्यूट्रिशन अच्छा नहीं मिला। आगे है डिसेबिलिटी, मतलब अपन बच्चा पैदा हो सकता है, और ज़्यादा ही अगर कुछ है, ये न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है तो बच्चे की डेथ भी हो जाती है। हम बोलते हैं ना कि बच्चा पैदा हुआ, डेथ हुआ, पैदा होने के पहले ही डेथ हुआ। 50% डेथ्स, अगर 100 बच्चे 5 साल के अंदर के मरते हैं तो उसमें से 50% डेथ, 50% पहले 48 आवर्स में होती है, कौन होती है, बाकी से न्यूट्रिशन भाई वहाँ पर होती है। प्रिपरेशन बिफोर लेबर, ये सब हमको अवॉइड करना है तो लेबर यानी कि डिलीवरी के पहले हमको क्या तैयारी करनी चाहिए ये हम यहाँ पर देखेंगे। अवॉइड प्लान ऑफ होम डिलीवरी, जो होम डिलीवरी कभी नहीं करनी है। मैं अभी 2 मिनट पहले बताया कि 40-50% बच्चों की मौत पहले 48 आवर्स में होती। घर में अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ डिलीवरी के बाद तो ज़्यादा से ज़्यादा डेथ बच्चों की घर में जो डिलीवरी होती है उसमें होती है। अवॉइड स्ट्रेस, माँ को स्ट्रेस नहीं होना चाहिए डिलीवरी के टाइम पे। प्लान एंड डिसाइड प्लेस ऑफ डिलीवरी की डिलीवरी कहाँ करनी है, डिलीवरी हमेशा अस्पताल में ही करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट के अस्पताल को ही आपको चूज करना है, क्योंकि वहाँ पर किसी का कोई ये नहीं होता है कि मुझे कुछ फायदा या फैमिली से मिलने वाला है इसलिए ये करो वो करो, ज़्यादा के टेस्ट। और आगे के स्लाइड में वो भी बताऊंगा कि डिलीवरी कौन सी डिलीवरी करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए। नहीं तो आजकल बहुत फैशन आ चुके हैं अलग अलग डिलीवरी के बारे में। सिलेक्ट एंड काउंसिल बर्थ कंपेनियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पहले ये कंसेप्ट नहीं था, बर्थ कंपेनियन। यानी कि जब माँ डिलीवरी के लिए जाएगी डिलीवरी रूम में तो उसको कंपनी कौन देगा, उसके साथ डिलीवरी होने तक, बच्चा बाहर आने तक वहाँ पर वो बैठा रहेगा, वो घर का आदमी रहेगा, कोई रिलेटिव रहेगा या उसकी सहेली रहेगी जिसके उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, जो एक दूसरे को अच्छे समझ पाते हैं। और ये हर डिलीवरी के समय ये बर्थ कंपेनियन देना है, तो इसको पहले से ढूंढ के रखना है कि इसके साथ कौन जाएगा, और एक नहीं 2, 3, कम से कम 3 ढूंढ के रखना है, क्योंकि डिलीवरी कब होगी और जो बर्थ कंपेनियन ढूंढ के रखा है वो उसी टाइम पे अवेलेबल होगा नहीं होगा, बाहर का होगा, बीमार होगा, तो कौन साथ में जाएगा। तो कम से कम 2 से 3 बर्थ कंपेनियन ये बना के और उनका काउंसिलिंग करके कि भाई आपको माँ को उस वक्त, क्योंकि माँ बहुत प्रेशर में रहती है डिलीवरी के टाइम, तो उसको क्या सपोर्ट करना है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, इसके लिए बर्थ कंपेनियन का नया कंसेप्ट है और ये जरूरी है। और इसके लिए हर सरकारी अस्पताल में इसको परमिशन दिया है और प्राइवेट अस्पताल को भी बोला गया है। उसके आगे प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट, व्यक्ति को जब जाना है तो घर से अस्पताल तक कैसे जाएंगे, उसका भी प्लानिंग 1 महीना पहले, 15 दिन पहले करके रखना चाहिए। जब भी ट्रेन शुरू होंगे तो
तो इसको बुलाएंगे, 108 नंबर को फ़ोन करेंगे, 108 अवेलेबल नहीं होंगी तो ये इसका रिक्शा है उसको बुलाएंगे, वो भी अवेलेबल नहीं होगा तो दूसरे को बुलाएंगे। कि 3-4 लोगों के नंबर लेके उनके साथ बात करके पहले से डिसाइड करके अगर रखेंगे तो टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होता है। ना तो हम देखते हैं कि घर से डिलीवरी को निकले और रास्ते में रिक्शा में डिलीवरी हुई, फिर तो नहीं तो ट्रांसपोर्ट कुछ मिला ही नहीं तो घर पे ही डिलीवरी करना पड़ा, ऐसा भी होता है। और उसके बाद एक ब्लैंक और ब्लड डोनर्स हो सकता है डिलीवरी के टाइम में ब्लीडिंग ज़्यादा हो, ऑपरेशन करना पड़े, टाइम पे ब्लड कहाँ से लाएंगे, तो ब्लड बैंक को कहाँ से लाएंगे, कौन से ब्लड बैंक से लाएंगे, कौन सा ब्लड ग्रुप है उसका ब्लड ग्रुप का चेकअप नहीं। अगर ब्लड बैंक में ब्लड है तो ब्लड डोनर एक ग्रुप के कहाँ पर मिलेंगे, इसका भी प्लानिंग करके रखना अपने लेवल पे जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट सबके लिए इतना प्लानिंग हर माह के लिए नहीं कर सकती। हाँ, इसके लिए नो द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी, हमने पहले स्लाइड में देखा था रजिस्ट्रेशन जरूरी है। जिस दिन रजिस्ट्रेशन होता है हमारे एएनएम ये कैलकुलेशन करके बता देती है कि आपका डिलीवरी ये तारीख को होगा, 4-5 दिन आगे या पीछे। तो ये एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी हर माँ को, हर फैमिली को अपने होने वाले बच्चे की डिलीवरी कब होने वाली है ये पिता को सबको पता होना चाहिए। एंड अवॉइड मेडिसिन टू स्पीड अप डिलीवरी। अस्पताल में जाने के बाद कभी कभी माँ या घर वाले बोलते हैं कि बहुत तकलीफ हो रही है, 2-4 घंटा पैसा सहेगी, तो डिलीवरी को स्पीड अप करना है, इसके लिए कोई दवा दे दो, इंजेक्शन दे दो तो डिलीवरी 2 घंटे में हो जाए। ऐसा नहीं करना है, बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चे के दिमाग पर। अवॉइड पेनलेस डिलीवरी। पेनलेस, आजकल लोगों को दर्द नहीं होना चाहिए, बिना दर्द का बच्चा बाहर निकालना है, कुछ इंजेक्शन दे दो वगैरह जिससे जल्दी हो जाए और बिना दर्द का हो जाए, ये भी नहीं करना है। और ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में होता है, गवर्नमेंट में भी कोई करता नहीं है। गवर्नमेंट के पूरे इंस्ट्रक्शन इसके लिए है। अवॉइड इलेक्टिव लेबर इंडक्शन। पेन तो चालू हो गए लेकिन डिलीवरी के लिए जल्दी नहीं हो रही है, 2 दिन एडमिट करके रखना पड़ेगा, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं। डॉक्टर को ये मत बोले कि इंजेक्शन दे दो और जल्दी डिलीवरी हो जाए, क्योंकि उसका भी बुरा असर होता है बच्चे की दिमाग पर। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन क्लोथ्स। बच्चा बाहर आने के बाद बच्चों को ढकने के लिए, बच्चों को पोछने के लिए, माँ के लिए क्लीन क्लोथ की जरूरी होती है, उसका भी तैयारी अपने लेवल पे करके रखना चाहिए। और जब हम बात करते हैं कि हर डिलीवरी ये अस्पताल में ही होनी चाहिए, तो ये सब क्लीन स्टराइल क्लॉथ वगैरह ये अस्पताल के पास पूरा इंतजाम होता है। इसीलिए होम डिलीवरी नहीं करना है, क्योंकि होम डिलीवरी में हम इतना केयर नहीं कर पाते, माँ की सेहत खराब होती है, बच्चे की सेहत खराब होती है और डेथ तक मामला जाता है। अभी लेबर में 270 दिन पूरे हो गए, अभी बच्चे के बाहर आने का समय आ गया है, तो डिलीवरी कहाँ करना है, वापिस हॉस्पिटल डिलीवरी। ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्रेफर करो। हैव वर्क कंपेनियन। ये वर्क कंपेनियन की बात हमने की, वर्क कंपेनियन साथ में लेकर जाना ही है, वो माँ को बहुत सपोर्ट देता है और बच्चा और माँ दोनों के लिए जो उसका बहुत जरूरी है। अवॉइड आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन नाम का एक इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन लेने से डिलीवरी जल्दी हो जाती है, ये भी अवॉइड करना है, नहीं करना है। और साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द मदर, माँ को उसका दिमाग ठंडा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको टेंशन ना आए, इसके लिए सपोर्ट। आफ्टर लेबर, अभी डिलीवरी तो हो गई, बच्चा बाहर आ रहा है, उसके बाद क्या करना चाहिए? कीप मदर एंड बेबी टुगेदर।
अगर पहले 270 दिन में अच्छा केयर किया है, न्यूट्रिशन अच्छा किया है, तो बच्चा कम वजन का होगा, उसको दूर रखना पड़ेगा, कोई आईसीयू में ये नौबत नहीं आती। तो ऐसे वक्त बच्चा और माँ दोनों को साथ में रखना है। इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विदिन 30 मिनट्स। पहले 30 मिनट बच्चा बाहर आने के बाद पहले आधे घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग चालू करना है, माँ का दूध चालू करना है, क्योंकि ये माँ का दूध अभी हम देखेंगे कि इसके क्या क्या फायदे हैं। मिनिमम हैंडलिंग ऑफ बेबी बाय डे 2। तो बच्चा हुआ, सब देखने के लिए जाते हैं, देखते हैं उठा के अपने हाथ कितने गंदे होते हैं। कोविड में आपने देखा है, कहीं भी हाथ लगाया तो कोविड हो जाता था। अभी इतने सारे लोग जाके बच्चों को अगर उठाएंगे तो बच्चे बेचारा पहले तो पूरा इसमें था माँ के पेट में, वहाँ पर कोई इन्फेक्शन नहीं था। इतने सारे लोग उसको इन्फेक्शन देंगे तो क्या हो सकता है? कोई कुछ भी इन्फेक्शन हो सकता है और बच्चे की सेहत खतरे में आ जाती है। नॉट टच बेबी विदाउट प्रॉपर हैंड वॉशिंग। किसी को भी अगर बेबी को हाथ लगाना है, माँ को भी हाथ लगाना है, तो पहले अच्छी तरह से हैंड वॉश करके बाद में बेबी को हैंडल करो, बेबी को उठाओ, तो बेबी को कोई इंजेक्शन नहीं होगा। अभी एक कांगारू मदर केयर, कांगारू अपने देखा होगा कि अपना बच्चा हमेशा पेट में झूलता है, तो पहले आधे घंटे में बेबी का ब्रेस्ट फीडिंग शुरू करने के लिए वो बच्चे को माँ के पेट के ऊपर रख देना है कांगारू के जैसा। वो खुद ब्रेस्ट को ढूंढ निकालता है, खुद पीने को लगता है, उसको कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और ये यहाँ यहीं से उसका ब्रेन डेवलपमेंट, आगे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। लोग आगे एक गलती और एक करते हैं कि बेबी को नहलाते हैं डिलीवरी के बाद। बिल्कुल नहलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पहले ही अंदर माँ के पेट में इतने अच्छे स्विमिंग पूल में रहता है कि वहाँ पे कोई भी इन्फेक्शन नहीं है। रैपिंग बेबी इन क्लीन क्लोथ्स में रैप करना है। कोई बर्थ डिफेक्ट है क्या, मतलब जहाँ से संडास निकलती है वो जगह पर संडास निकलने के लिए जगह है या नहीं, एक एग्जाम्पल दिया हूँ। ऐसे कई बर्थ डिफेक्ट होते हैं, तो वो है क्या? कोई हाथ है, हाथ की एक उंगली नहीं है, पैर को कुछ उल्टा घुमा हुआ है, ऐसे बहुत सारे बर्थ डिफेक्ट होते हैं, तो उसके लिए वो चेक करना है। और जब ये डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है, डॉक्टर सब कुछ ये सब चीजें चेक करते हैं। डिलीवरी हॉस्पिटल में है तो स्टे इन हॉस्पिटल मिनिमम 48 आवर्स, कम से कम 48 घंटा हॉस्पिटल में रुकना है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम भी 48 घंटे में होते हैं। उसके बाद आपका रिस्क कम हो जाता है। कीप बेबी वार्म, बच्चे को हमेशा गर्म रखना है, इसलिए उसको हमेशा रैप करके रखना है। 0 डोज वैक्सीनेशन ये जन्म के टाइम से दिए जाते हैं। जिस दिन जन्म होगा उस दिन इसमें पोलियो आता है, आपका रोटावायरस आता है, आपका हेपेटाइटिस आता है। ये वैक्सीनेशन 0 डोज बोलते हैं। तो ये वैक्सीनेशन एक दिन जन्म हुआ उनको देना है, इसीलिए ये हॉस्पिटल डिलीवरी वापिस कार्य होता है कि वहाँ पर ये सब किया जाता है। एक बर्थ वेट, जन्म का वजन कितना है, जन्म होने के बाद हॉस्पिटल में उसका वजन किया जाता है। 2.5 किलो से कम है तो उसको रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है उसका आगे के डेथ भी हो सकता है, तो उसको फिर आईसीयू की जरूरत पड़ती है। और एडिक्वेट रेट टू मदर, बच्चे को अगर अच्छी तरह से दूध पिलाना है तो माँ को वहाँ पर रेट की बहुत जरूरी है। अभी देखेंगे ब्रेस्ट फीडिंग के फायदे क्या है। हमने बोला कि आधे घंटे में ब्रेस्ट फीडिंग चालू करना ही चाहिए, क्योंकि बच्चे का जब जन्म होता है उसके पेट का कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 ml होता है, 7 ml to 8 ml। और उस वक्त माँ का जो ज़्यादा दूध आता है उसका भी क्वान्टिटी उतना ही होता है, तो वो पूरे जिंदगी का इम्यूनिटी उसको आगे वो ज़्यादा दूध से मिलता है। ये ब्रेस्ट मिल्क जो है तो बेबी का फर्स्ट वैक्सीन है। वैक्सीन यानी कि लस, हम बोलते हैं खुराक, ये खुराक देनी है, वो खुराक देनी है इंजेक्शन से, तो ये रिसीव नहीं होगा, वो रिसीव नहीं होगा।
ये पहला खुराक है बेटी का ब्रेस्ट मिल्क, जिससे उसका आगे का जिंदगी का बहुत सारा इम्यूनिटी वहाँ से उसका शुरू हो जाता है। ये नेचर का सबसे सुपर फूड है ब्रेस्ट मिल्क। ये कंटेंट वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं। बेटर मेमोरी टू बेबी, आधे घंटे में दूध पिलाना शुरू करेंगे, पहले ज़्यादा से ज़्यादा माँ का दूध पिलाएंगे तो उसका मेमोरी कैपेसिटी, उसका IQ सब ज़्यादा होता है। और स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी टू बेबी, जो इम्यूनिटी हमने कोविड में देखा कि जिसका इम्यूनिटी अच्छा है, कहीं भी जाओ कोविड के 10 पेशेंट से मिलो उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जिसका इम्यूनिटी कमजोर है उनको प्रॉब्लम होगा। बच्चों को इम्यूनिटी जिंदगी भर के लिए देना है तो ब्रेस्ट मिल्क देना बहुत जरूरी है। एक्सक्लूड ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने में सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही देना है, कुछ भी देना है, पानी नहीं देना है, दूध नहीं देना है, शहद नहीं देना है। बाल रोटी वगैरह बोलते हैं, मार्केट में बहुत सारे सिरप आते हैं, ये दो वो दो, एडवर्टाइज आती है टीवी पे, लेकिन कुछ देना नहीं है, उसका कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन उसका गलत असर बच्चे के दिमाग पर और सेहत पर पड़ता है। स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग विदिन 30 मिनट से हमने देखा। नो अदर फ्लूइड्स इन फर्स्ट 6 मंथ, पहले 6 महीने में कुछ भी देना नहीं है, और नो हनी रोटी वगैरह वगैरह। अभी 6 महीने तक हमने देख लिया, मतलब 270 डेज पहले प्रेगनेंसी का देखा, 6 महीना मतलब 180 डेज देखा ब्रेस्ट मिल्क का, उसके सिवा कुछ लेना नहीं है, जरूरी नहीं है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग मतलब ऊपर का खाना कब देना चाहिए, तो जब 6 महीना कंप्लीट होगा, 7वें महीने का पहला दिन होगा, वो अपना अन्नप्राशन दिन होना चाहिए, पहला दिन। क्योंकि अब यहाँ पर बच्चे का वजन अगर 2.5 किलो था तो 5 किलो हो जाता है, मतलब पहले 6 महीने में वजन डबल हो जाता है। तो फिर माँ का दूध उसको कम होने लगता है, उसमें उसका पेट नहीं भरता, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग ऊपर से लेने की जरूरत है। ये 6 महीने कंप्लीट होने के बाद देना है। इसको अन्नप्राशन सेरेमनी भी बोलते हैं। कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग फॉर 2 ईयर्स, लेकिन ऊपर का खाना चालू किया इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग बंद करना है ऐसा नहीं, साथ ही साथ ब्रेस्ट फीडिंग 2 साल तक, उसके उम्र के 2 साल तक चालू करना है। ये कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग कैसा देना है, तो सेमी सॉलिड, यानी कि ज़्यादा पानी ऐसा भी नहीं, ज़्यादा घट भी नहीं, ज़्यादा हेवी नहीं होना चाहिए, टाइमली लेना चाहिए। कंसिस्टेंसी उसका बिल्कुल लिक्विड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। एडिक्वेट, मतलब जितना बच्चे को जरूरी है, जब तक बच्चा मांगता है देना है। अरे बच्चा कैसे मांगता है, बच्चे को रोने देने की जरूरत नहीं है। जब बच्चे को भूख लगती है तो पहले तो वो इधर पर देखता है कि मेरे पास कुछ है कि, वो पहला इंडिकेशन है कि वो उसको कुछ भूख लगी है, इसके लिए वो देख रहा है। फिर भी कोई ख्याल नहीं देता है तो फिर वो मुंह की हलचल वगैरह करता है कि मुझे भूख लगी है। फिर भी अगर कोई नहीं देखता है तो फिर वो हाथ पैर हिलाना चालू कर देता है तो मुझे भूख लगी है। फिर भी कोई ख्याल नहीं देता है तो फिर वो रोना चालू कर देता है। जब तक नहीं रुकना है। जब बच्चा इंडिकेशन देता है कि उसको भूख लगी है तो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग देना है। ये राइट टेक्सचर होना चाहिए, राइट टेस्ट होना चाहिए, सेफ होना चाहिए, हाइजीनिक होना चाहिए, साल्ट कम होना चाहिए, शुगर कम होना चाहिए। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग रेशियो होनी चाहिए, इसके लिए गुणधर्म है। अभी कौन से महीने में कितनी फीडिंग देना चाहिए। अगर बच्चा 6 महीने से 9 महीने तक का है तो उसको 2 से लेके 3 टाइम का ऊपर का खाना देना चाहिए। वो दाल हो, कांजी हो, या जो भी आप घर में खाते हैं वो जो बना सकते हैं, जो बच्चे को पसंद है, माँ को पसंद है, घर वालों को पसंद है, वो सब कुछ दे सकते हैं। 9 महीने से 12 महीने तक 3 से 4 बार एक दिन में ऊपर का खाना देना है, बाकी ब्रेस्ट फीडिंग चालू रहेगा। 12 महीने के बाद 5 टाइम कम से कम उसको देना है खाना, और 5 टाइम से भी अगर उसको ज़्यादा भूख लगे वो मांगे तो उसके डिमांड पर उसको देना है।
इसमें ओनली होम मेड घर में जो खाना बनाया है वही देना अच्छा है। नो फॉर्मूला फीडिंग, तो ये पाउडर है, मेडिकल में वो पाउडर लाते हैं, बॉटल में डालते हैं, दूध के साथ पिलाते हैं, ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका कोई फायदा नहीं होता है। उनके बच्चे की आदतें बिगड़ती है। और ये जो 1000 डेज हम देख रहे हैं, ये 1000 डेज में उसका जो नॉर्मल डेवलपमेंट होना है वो नहीं होता है, क्योंकि ये जो बॉटल्स होते हैं, ये जो पाउडर्स होते हैं, मेडिकल में बेचे जाते हैं, टीवी पे आप एडवर्टाइज देखते हैं कि बच्चों को ये फॉर्मूला दो, ये दूध दो, वो, ये कोई जरूरत नहीं है। इसका बच्चे के ब्रेन के डेवलपमेंट पे बुरा असर होता है, सही असर बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए माँ का दूध चालू रखो 2 साल तक। नो बॉटल फीडिंग, इससे काफी बीमारियां होती है, डायरिया होता है, दस्त होता है, डिसेंट्री होती है, कॉलरा तक इसमें ये बॉटल फीडिंग से होता है। नो जंक फूड्स, बाहर के जंक फूड लाके पाव वगैरह कुछ देना नहीं है बच्चे को। और नॉर्मल फैमिली डाइट बाय द एज ऑफ 2 ईयर्स, जब बच्चा 2 साल का होगा, दूसरा बर्थडे उसका आएगा, तो जब तक घर में जो लोग खाते हैं वो सब डाइट वो पचाना शुरू करेगा, उसको हजम हो जाएगा। और वो डाइट शुरू होना चाहिए। ये 2 साल में बच्चों को और माँ को भी कुछ कम्युनिकेबल, मतलब एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुँचने वाली बीमारियाँ, ये सारी बीमारियाँ होने का डर होता है। और इसका हमको प्रिवेंशन करना है। डायरिया है, डिसेंट्री है, कॉलरा है, अफ्रीका का इन्फेक्शन है, सर्दी खांसी जुकाम है, एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, तो जब वो जो निमोनिया में आगे चले जाता है। और वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेज, ये आप एक साइड में देखेंगे कि जो खुराक हम देते हैं, इंजेक्शन की नर्स खुराक देती है, इससे कितने सारी बीमारियां हम प्रिवेंट करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं। उसके लिए हमको बच्चे का रजिस्ट्रेशन नर्स के पास और आंगनवाड़ी का और हेल्थ सर्विसेज का उसको लाभ उठाना चाहिए। तो ये सब आपको मिल जाएगा। अभी इम्यूनाइजेशन एंड विटामिन ए, मैं बोला कि 0 डोज इम्यूनाइजेशन की शुरुआत होती है, तो 2 साल में ऑलमोस्ट उसका पूरा इम्यूनाइजेशन खत्म हो जाता है, तो 3 डोज करके 5 साल में आता है। प्रेग्नेंट वुमन के लिए इंजेक्शन टीडी देना है। और बेटी के लिए इतनी सारी बीमारी के लिए लोग इम्यूनाइजेशन देता है, तो वैक्सीन का मेला लगता है हर बार अपने एरिया में, तो उसके उम्र के हिसाब से नर्स से इंजेक्शन देती है। उसके डिटेल ज़्यादा हम नहीं जाएंगे, लेकिन ये बीमारियाँ वो इंजेक्शन से दूर की जाती है। ट्यूबरक्लोसिस है, टेटानस है, इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, मीजल्स है, पोलियो, रोटावायरस, डिप्थीरिया, इतनी सारी बीमारियाँ हम प्रिवेंट कर सकते हैं और बच्चे की सेहत अच्छी रहती है। अब इसके साथ और एक है विटामिन ए। नमस्कार। विटामिन ए की पहली खुराक जो नीडल का इंजेक्शन देते हैं उसके साथ में 9 महीने में जाती है। दूसरी खुराक सेकंड डोज के बाद 1.5 साल का जब बच्चा बनता है, और उसके बाद हर 6 महीने में विटामिन ए की एक खुराक ये मुँह से लिया जाता है, और ये हर बच्चे को देने की जरूरत है। अब ये देखेंगे जब कॉम्प्रहेंसिव पैकेज, ये सब 2 साल के अंदर 1000 दिन में करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एजुकेट फैमिलीज को कैसा एजुकेट करना है, कौन से नुस्खे अपनाने हैं, इसमें आप सब कुछ जानते ही हैं। हमारे हेल्थ वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स फैमिलीज को एजुकेट करने में जुटे हुए रहते हैं। प्रोवाइड सपोर्ट टू मदर फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। 6 महीने माँ, पहले 6 महीने माँ सिर्फ अपना ही दूध पिलाए,
उसके लिए माँ को सपोर्ट करना है। वो सपोर्ट फैमिली कैसी कर सकती है, सोसाइटी कैसी कर सकती है, उसके बारे में हम पब्लिक को बता सकते हैं। स्केल ऑफ इन्फेंट एंड यंग चाइल्ड फीडिंग प्रोग्राम एक IYCF नाम का गवर्नमेंट का प्रोग्राम है। इसमें छोटे बच्चे माँ और उनका फीडिंग कैसा अच्छा हो, उनको क्या क्या सहूलत या गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, वो प्रोग्राम आपके शहर में अच्छा हो, इसके लिए प्रयास करें। क्रिएट अवेयरनेस ऑन ग्रोथ मॉनिटरिंग। हर बच्चे का हर महीने में वजन लेना चाहिए, मतलब वजन ठीक से बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। प्रेगनेंसी में माँ का वजन लेना चाहिए कि माँ पेट के अंदर बच्चा ठीक से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है, बच्चे का वजन बढ़ता है नहीं बढ़ता है। इसके लिए तो ये ग्रोथ मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हर माँ नर्स के पास जाए, हेल्थ सेंटर में जाए, अपना वजन कराए, इसकी जानकारी हमको समाज को देनी है। एक्सपर्ट इम्यूनाइजेशन कवरेज एंड अपडेट, ये जो 8-10 बीमारी अभी तक बताई यहाँ पर, ये ना हो इसके लिए जो वैक्सीन गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, म्यूनसिपैलिटी के हर सेंटर में दिया जाता है, आपके एरिया में कैंप लगता है, तो उस वक्त ये वैक्सीन हर बच्चे को मिले, इसके लिए तो पब्लिक को बताना है। हैंड वॉशिंग का ट्रेनिंग ये कोविड में बहुत सारा ले चुका है, लेकिन इसके ऊपर वापस हमको जो लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को हैंड वॉशिंग का इम्पोर्टेंस बताना है। फूड सप्लाई, बहुत सारी पुअर फैमिलीज होते हैं कि खाने की दिक्कत होती है, तो माँ को अलग से खाना, ज़्यादा खाना, पौष्टिक खाना कहाँ से देने प्रॉब्लम होता है। इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक अवेयरनेस, उनको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं गवर्नमेंट की स्कीम से, उसमें हम अपना योगदान दे सकते हैं। ICDS एंड हेल्थ सर्विसेज टू ऑल बेनिफिशियरी, मतलब माँ और 2 साल तक के बच्चे को आंगनवाड़ी की सेवाएं, दवाखाने की मुफ्त सेवाएं, इंजेक्शन, विटामिन, वैक्सीन, ये सब फ्री में मिलता है, तो ये टाइम पे मिले और बच्चा या माँ बीमार ना हो, इसके लिए हम अपना अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। इम्प्रूव नॉलेज एंड डिमांड फॉर सर्विसेज, पब्लिक को नॉलेज होना चाहिए कि हमारे लिए क्या क्या सर्विसेज है जो फ्री ऑफ चार्ज मिलती है, और उसके लिए उन्होंने डिमांड करना चाहिए। इसके लिए भी हम पब्लिक को या सोसाइटी को हेल्प कर सकते हैं। कैपेबिलिटीज ऑफ फ्रंट लाइन वर्कर्स, यानी कि आपके शहर में आशा है, नर्स है, आंगनवाड़ी वर्कर है, इनका बार ट्रेनिंग हो, उनका नॉलेज बढ़े, उनको खुद की जिम्मेदारी का एहसास हो, इसके लिए उनका बार ट्रेनिंग करेंगे तो हर पब्लिक को, हर माँ को, हर बच्चे को ये सर्विसेज मिलेगी और कोई भी बच्चा 1000 दिन में कुपोषित नहीं रहेगा, उसका इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी अच्छा बढ़ेगा, उसका हाइट जो मैं बोला कि 2 साल में जितना बढ़ेगा उससे डबल हो जाता है जिंदगी। अगर 2 साल का बच्चा है, उसका हाइट 3 फीट है, तो वो 4 फीट तक बढ़ने ही वाला है। लेकिन बच्चा अगर 2 साल की उम्र में सिर्फ 2 फीट का है, तो 2 साल के बाद या 1000 दिन के बाद आप कुछ भी करो, रोज 12 किलो 1 किलो, हाइट 4 फीट के ऊपर नहीं बढ़ेगा, 4 फीट के 2 नहीं बढ़ेगा बस। इसके लिए 1000 दिन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं जितना आपको बता पाया हूँ और आपने बहुत ध्यान से ये सब सुन लिया, इसलिए आपका आभारी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। अगर आपको इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। कैसे होता है रियलिटी में? कुछ बच्चे आपने सुना होगा कि 8वीं कक्षा में ड्रॉप आउट हो जाते हैं। 2 कारण है, एक तो गरीबी है, वो बात अलग है। दूसरे लोग ड्रॉप आउट क्यों होते हैं? क्योंकि उनको कॉम्प्लेक्स स्टडी हो जाता है ना, ज्योमेट्री ज़्यादा होता है, साइंस भी ज़्यादा हो जाता है, वो समझ में नहीं आता। तो ये क्यों समझ में नहीं आता, उसका रूट भी बस हमें देश में है, क्योंकि वो पूरी 2 साल नहीं पढ़ने वाली है और एक बहुत बड़ा पैशेटरी वर्ग है समाज में, जो
बाजू में रखना पड़ता है। आपने कंस्ट्रक्शन साइट देखे होंगे ना, कंस्ट्रक्शन साइट में औरत भी काम करती है और छोटा बच्चा पाड़ों के ऊपर दुपटा रहता है और उसके ऊपर वो रखती है। तो ये सारे बच्चे जो जिनको नहीं मिल रहा है, इसके लिए हमने ये सब कर रहे हैं, बच्चों को भी ये सारा मिले। 8वीं के बाद ड्रॉप आउट होने का भी वो कारण है। दूसरा बात है कि इंग्लिश मीडियम में आजकल लोग भेज रहे हैं और उसका भी स्टिमुलेशन से बहुत स्टिमुलेशन मतलब चेतना मिलती है ना मेंदू को, उससे भी उसका बहुत कनेक्शन क्या है मैं बोलती हूँ। अपने घर में और अपने आस पड़ोस में अगर मराठी या हिंदी भाषा बोल रहे हैं और अंग्रेजी भाषा बोल ही नहीं रहे हैं, ऐसे बच्चे को मॉन्टेसरी से अगर हम इंग्लिश में डालेंगे तो उसको स्टिमुलस मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उसको समझता नहीं है लैंग्वेज। एक्चुअली बचपन में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा तरीके से लैंग्वेज पिकअप करते हैं, लेकिन ये न सुनी हुई घर में नहीं बोलते हैं, परिवार में नहीं है, आस पड़ोस में नहीं वो भाषा मैंने सुना है। ऐसी भाषा में अगर हम बच्चे को डालेंगे तो बहुत सारे बच्चों को बहुत कठिनाई होती है। और ये सारा वर्क कॉन्सेंट्रेट सिर्फ ये नहीं है, उसको जीवन से एकदम कनेक्शन कैसा है ये समझने की जरूरत है। इसके लिए हमने कहा और जो बच्चे ऐसे रहते हैं जिसको 8वीं के बाद नहीं मिलते, वो कौन से क्लास में कौन से कास्ट से है ये भी थोड़ा स्टडी करना जरूरी है। जो गरीब लोग हैं और जो कास्ट जिनको कास्ट लो माना जाता है, ऐसे लोगों में बहुत कष्टकारी वर्ग है, मालूम है ना आप सबको, तो उनको ये सब नहीं मिलता है और इसके लिए आउट ऑफ चिल्ड्रन भी वो रहते हैं। इसके लिए हमने बहुत 1000 में अगर ये प्रिविलेज मिलने वाला है कि 80% मेरा ब्रेन बढ़ने वाला है, लेकिन माँ कष्टकारी है, बाद में भी उसको स्पर्श नहीं मिला है, बाद में उसको प्यार इतना नहीं मिला है, हमेशा वो किसी ने पकड़ के रखना चाहिए बच्चे को, तो ही बाढ़ होती है उसकी। तो ये सब आप कनेक्शन कर लो। आप पत्रकार है, सिर्फ बहुत सारा विज्ञान शायद आपको नहीं न्यूज में होगा कन्वर्ट, लेकिन ये सारे उदाहरण अगर आप समझेंगे तो हो जाएंगे। सर एक सवाल ये था कि अक्सर बच्चे जो पेट में रहते हैं उनके गले में नाली फट जाती है या मुंह में गोबर चले जाता है, इस तरीके के वाकयात आते हैं, तो वो किस तरह से होता है? तो अंदर हर बच्चे के लिए होता है। सबसे पहली बात गले के आगे पीछे वो नली या जिसको नाल बोलते हैं, अम्बालिकल कॉर्ड, लंबा कॉर्ड होता है, बच्चा पेट के अंदर घूमते रहता है। तो 1000 बच्चे में 2000 बच्चे में 1 बच्चे के गले के आसपास वो घूम जाता है, वो ऐसा होता है। और जब हम बोलते हैं ना कि सीजरियन सेक्शन करना पड़ता है, तो ऐसी जो कॉम्प्लिकेशन है, बच्चा जल्दी से बाहर नहीं आ रहा है, बच्चे का सर बड़ा है या बच्चे का जो नाल उसके गले के आजू बाजू जो हुआ है, तो उस ऐसी चीज़ों के लिए सीजरियन करके बच्चे नहीं लाते। लेकिन एज का परसेंटेज बहुत कम होता है, सब भी अगर पकड़े तो 10% से ज़्यादा 10% सीजरियन सेक्शन नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल का फैशन जो मैं बताया, जेंडर डिलीवरी वगैरह है, हॉस्पिटल वालों को जल्दी है या घर वालों को जल्दी है, हॉस्पिटल वाले भी कुछ और बोलते हैं कि सीजरियन सेक्शन करा लो, पेट से बच्चा निकाल सके जल्दी हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो ये 10% से ऊपर नहीं जाना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में सिर्फ जबलपुर में, महाराष्ट्र में कहीं भी कहीं जगह 30% तक सीजरियन सेक्शन हो रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। सर जैसे कुछ बच्चों को 1 महीना या 2 महीना होने के बाद, डिलीवरी के बाद बच्चे दूध वोमिट करने लगते हैं या कुछ उनको सर्दी, तो घरेलू नुस्खा लोग उस पर आजमाते हैं, तो उसके बारे में क्या राय है? पहले तो बोला कि घरेलू नुस्खे मत अपना, क्योंकि पहले 6 महीने में हमको बच्चे को ऊपर से कुछ भी देना नहीं, इसलिए
बच्चे को सेहत देंगे, कोई दवा देंगे, कोई खुद का ही दिमाग चलाएंगे, नहीं तो आप आजकल तो गूगल अंकल सब कुछ बता देंगे, ये हुआ तो ये दवा दे दो, मेडिकल में जाके दवा लेके आओ, बच्चे को दे दो। बिल्कुल नहीं करना है। सही डॉक्टर के पास जाओ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओ, जहाँ पर कोई किसी का इलाज नहीं होता है तो उनसे और वो अच्छी सलाह, अच्छी दवाई वहाँ पर मिल जाए। मेरा जो कहना है, जो आप बता रहे हमको, ये लेडीज को बताना चाहिए। ये लेडीज को हर बात हमारी एएनएम बताती है, आंगनबाड़ी डॉक्टर बताते हैं। ये सब डॉक्टर लोगों को सिखा के उनको पढ़ा के हुआ है। अभी सिर्फ कम्युनिटी में अवेयरनेस और कम्युनिटी की तरफ से डिमांड कि भाई ये हमारा हक है, ये हमें मिलना चाहिए, इसके लिए आपको बताया। दूसरी चीज क्या है, ये महिलाओं को या खर्च की जो लड़कियां हैं, उन लोगों में अगर ऐसा कराया जाए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा संदेश जाएगा। ये करना चाहिए आपको। जो एएनएम है, आप तो जानते हैं, आपसे कोई चीज छिपी नहीं, वो ये सारी बातें उसमें बताती नहीं या चैट बना के देती नहीं। अगर दिया जाए तो जैसे मोहन साहब बता रहे थे कि धीरे धीरे भिवंडी में पोलियो के डोज का 80% रिकवर हुआ, पहले 40 से कम था। तो ये जो आप बता रहे हैं बहुत जरूरी चीज़ है, इसमें कोई बहुत प्रॉब्लम वाली बात नहीं और बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि भिवंडी का प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इन्होंने अभी तक बताया कि इम्यूनाइजेशन की जो हम खुराक देते हैं, इंजेक्शन की पोलियो खिलाते हैं, हम 90% तक हिस्सा आ चुके हैं। अभी मेरे पास मालेगांव भी है, मेरे पास मुंबई भी है, मेरा बैंडर में जाता हूँ यूनिसेफ की तरफ से। मालेगांव में आज तो 50% के ऊपर नहीं जा चुके हैं। तो इतनी मेहनत हमारे हेल्थ वर्कर करेंगे, आशा करेंगे, आंगनबाड़ी वर्कर करेंगे और समाज का हर आदमी इतना इसके लिए सपोर्ट करेगा कि इसका रिजल्ट अच्छा आने वाला है और बच्चे सेहतमंद हो जाएंगे। क्या आपकी संस्था ने आंगनबाड़ी या आशा वर्कर को इसकी ट्रेनिंग दिया? ट्रेनिंग उसका कुछ सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने बहुत ही डिटेल में इस बारे में बताया है, नंबर 1। दूसरी बात है कि आप मतलब हम लोग जो है जैसे फील्ड में एरिया में जाके बहुत सारे लोग काम करते हैं, मतलब कॉर्पोरेशन के लेवल पर चल रहा है काम, सरकार के लेवल पर चल रहा है, एनजीओ के लेवल पर चल रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि काम नहीं कर रहा है। फिर भी जितना रिजल्ट चाहिए उतना रिजल्ट नहीं मिलता है कहीं भी। 100% तो रिजल्ट कहीं भी नहीं, बराबर है, मगर लोगों की कोशिश रहती है कि 80% हो, 85% हो, 90% हो, ऐसी कोशिश रहती है। हम सारे लोग कोशिश करने वाले लोग हैं और कोशिश करते हैं, बराबर है। आपको बुलाने का मकसद यही है कि आपके पास जो कलम है उसकी ताकत तो बहुत है। आप सभी जानते हैं कि जर्नलिस्ट के पास में कलम की ताकत किसी के पास नहीं, उतनी ताकत आपके पास है। और आप भी लोग इतना अच्छा जो लिखेंगे उससे आम पब्लिक की जो एजुकेशन होती है वो सबसे बड़ी होती है, क्योंकि आपको सारी चीजें मालूम रहते, आप मतलब उलट सुलट जो भी है बातें वो सारी सही जानकारी लेके लोगों तक पहुंच जाते हैं। और यही मकसद था कि आपको बुलाने का। हम अपने लेवल पर फील्ड में तो काम कर ही रहे हैं, नहीं कर रहे ऐसा नहीं है, वो तो हो रहा है, रोज का हो रहा है। आंगनबाड़ी टीचर जाती है, आशा वर्कर जाती है, एनएन जाती है, सब लोग जाते हैं, बराबर है। दूसरा ये सवाल है, आपने जो कहा है कि वो लेडीज को ज्यादा ट्रेनिंग देना है, बराबर है, ऐसा नहीं है। लेडीज को आप अगर देखेंगे बाहर के देशों में, अमेरिका में या जापान में, आजकल डिलीवरी रूम में आदमी डिलीवरी रूम में रहता है, लेबर रूम में क्यों रखते हैं? क्योंकि उसे भी पता होना चाहिए कि डिलीवरी में क्या क्या तकलीफें होती है और एक बच्चा होना मतलब माँ का दूसरा जन्म होना ये रहता है। हमारे यहाँ पर वो अभी बात आई नहीं है, अभी कुछ बॉम्बे में शुरू है कि डिलीवरी के टाइम में जो हस्बैंड है उसको अंदर जाने को देते हैं। क्यों देते हैं? वो मॉरल सपोर्ट रहता है कि भाई मैं है तेरे साथ, इसके लिए देते हैं। वो ये नहीं बात कि वो तकलीफ देते, ऐसे नहीं है। दूसरी बात है कि उसको उस टाइम में उस वक्त में एक मॉरल सपोर्ट की जरूरत रहती है और इसके लिए हस्बैंड का। और दूसरी बात है, आप सभी यहाँ पर जो बैठे
कुछ लेडीज भी पत्रकार हैं और जेंट्स भी हैं, ज़्यादा करके जेंट्स। आप भी बच्चे के पिताजी होंगे, है ना, आप सारे लोग होंगे। हाँ, बहुत सारे हम लोग जो इंटरव्यू करते पापा लोगों के, तो हमने पूछा था सवाल कि आपने कभी जब डिलीवरी हुई तो बच्चों को कभी उठाया, गले कभी लगाया? क्या लोग बोलते हैं नहीं, वो डर लगता है हमको, हमने नहीं उठाया। वो है ना, मेरी बहन है ना, वो मेरी सास है ना, उसकी माँ है ना, सब है ना। हाँ, तो मैंने नहीं उठाया, कभी उठाया 1 साल होने के बाद में उठाया। क्यों? पाप करने का आनंद तो बहुत लेते हैं, मगर उठाया नहीं। हो सकता है किसी को डर लगता है, नहीं ऐसा नहीं है, फिर भी हो क्या नहीं कैसा हाथ लगता है, ये जरूरी नहीं है, बाद में देखेंगे। इस बात में जो बच्चा चलता है बोलता है तब फिर आनंद होते, खुशी होते कि घुमाने विमाने सब जाते हैं, है ना, मगर उसको नहाना धुलाना अभी भी हमारे देश में बहुत ही पापा लोग हैं, नहीं करते। पापा लोग है सब कुछ करते हैं, नहीं करते हैं, घर में नहीं रहते हैं कोई तो करते हैं, वो सब कुछ करते हैं, डिलीवरी के टाइम में करते हैं, है ना। तो वो जिम्मेदारी हमारी पे है। ये काम सिर्फ लेडीज लोगों का नहीं है कि लेडीज लोगों को आगे का काम उल्टा कहते हैं। जब पापा लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा तो वो बराबर अपनी जिम्मेदारी करते हैं। अभी आजकल आंगनबाड़ी में टीकाकरण करने के लिए कौन जाता है? बॉम्बे में तो जा रहे पापा लोग जा रहे, मगर यहाँ पर क्या है, कौन जाते? पापा लोग जाते हैं, अपने बच्चों को लेके लाइन में खड़े रहते हैं, टीका लगाने के लिए नहीं जाते। तो वो जिम्मेदारी आपकी भी है, हमारे जेंट्स लोगों की भी, जेंट्स पालक लोगों की भी है, नहीं है ऐसा नहीं। तो वो बात होती है पहला। तो मैं ये दूसरी एक में ऐड करना चाहती हूँ सर के इसमें कि 4 चीजों की जरूरत है। एक तो है कि स्पर्श की, दूसरा है ऊब मतलब कि सुरक्षितता, और तीसरा है प्यार और पोषण। ये 4-5 चीजों की बहुत जरूरी है। जब माँ के पेट में आपने वो क्या बोलते अभिमन्यु और कृष्ण की कहानी सुनी होगी, सुनिए कैसे? जब वो कृष्ण कहानी बताते हैं तो अंदर से आवाज आती है तो स्टोरी सुनता है। अभी साइंस इतना आगे गया है तो अभी साइंस ही बोलने लगा है कि जब पेट में बच्चा है तो माँ को बात करनी चाहिए, अपने पेट के ऊपर हाथ घुमाना चाहिए, उसको स्पर्श होता है पेट के ऊपर। जब हाथ अभी वो घुमाती है माँ तो वो बच्चे को अंदर समझता है कि मुझे कोई ये कर रहा है, क्योंकि बच्चा जब 9 मंथ तक रहता है अंदर तो वो माँ के पेट में सुरक्षित रहता है। जब बच्चा बाहर आता है तो पहले क्या देखता है मालूम है? वो जो स्मेल रहता है माँ का, जो अंदर से उसको पूरा 9 मंथ तक दिमाग में रखता है वो स्मेल को, और जब बाहर आता है तो वो स्मेल पहला ढूंढने की कोशिश करता है। आप सुनिए, मतलब कुदरती देन है ये। जब माँ फीडिंग करती है तो कहाँ पर निप्पल है वो बराबर बच्चों को समझता है, वो उसी दिशा में जाता है, वो इधर नहीं मुँह करता है, वो इधर ही मुँह करेगा। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो साइंस ने अभी प्रूव की है, और यही हम इतना खुशी का ये मौका रहता है। और ब्रेन डेवलपमेंट हम बोलते हैं, जैसे कि हम अनाज उगा रहे हैं, जमीन अभी किसी के पास खेती होगी तो शायद मालूम हो, जब खेती करते हैं तब हम बताते हैं ना कि अच्छा अनाज उगाना चाहिए, तो बीज जो रहता है अच्छे डालते ताकि वो अच्छा अनाज बनना चाहिए। वो क्यों करते हैं? क्योंकि अच्छा अनाज चाहिए। उसी तरह से ये भी इन्वेस्टमेंट है। जब हम बच्चा पैदा करते हैं, तय करते हैं, तभी वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। उस बच्चे को शुरू से लेके उस माँ को अनाज देने का, पोषण करने का, उसकी देखभाल करने का, उसका टीकाकरण करने का, उसको टाइम पर दवाखाना देने, ये एक प्रकार की टाइम इन्वेस्टमेंट है, और पैसे की भी इन्वेस्टमेंट, और इमोशनल भी इन्वेस्टमेंट, बराबर, और एक मॉरल सपोर्ट की भी इन्वेस्टमेंट। तो तभी तो वो आपका फल अच्छा होगा ना। हर एक बाप को लगता है कि मेरा बच्चा सबसे पहला आना चाहिए, एजुकेशन में हाईएस्ट नंबर निकालना चाहिए, स्पोर्ट्स में वो एकदम बड़ा होना चाहिए, मगर रियली होता है क्या? अगर उसको आपने कुछ सपोर्ट नहीं दिया तो कैसा होगा? बराबर है? तो यही चीज इसमें बताई है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद बहुत, और ये 1000 डे में ना बहुत
मालूम रहती है और हम सीखते हैं। अरे बाप रे, आप कल्पना कीजिए ना, एक कल्पना कीजिए, कांगारू का ये एक उदाहरण है। जब बच्चा पैदा होता है तो हमको तुरंत उसको छाती पे लगाना चाहिए ताकि वो सुरक्षित महसूस करे। ये चीजें वो छोटी है मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ऐसा मुझे लगता है। तो मुझे लगता है कि हमारे तरफ से मुझे ऐड करना था, एक सोशल अप्रोच के लिए मैंने लिखा था। तो अभी कोई किसका क्वेश्चन है? मॅडम, आपण आता सांगितलं आशा वर्कर आणि अंगणवाडीची ज्या महिला आहेत त्या याबाबत जनजागृती करतात, परंतु असे कुठेही आम्हाला आढळून आलेलं नाही। काही ठिकाणी असेल तर आता डॉक्टर खरात सर आहेत, त्यांना विचारा, येथील सगळे पत्रकार त्यांच्या संपर्कात आहेत, त्यांच्याकडे ज्या वेळेला अशी इंटरव्हेन्शन यायची चांगल्या कामाची ताबडतोब आम्हाला अशी कधी इंटरव्हेन्शन आम्हाला आली नाही। आणि आजही भिवंडीमध्ये 15 ते 20% जे डिलिव्हरी आहे महिलांच्या त्या घरामध्ये होतात। याच्या बाबतीत काय भूमिका आहे का? मला वाटतं की असं नाही सांगू शकते, कारण काय माहिती ऍक्च्युली आपण पुढाकार घेतला बरोबर ना डॉक्टर। आता डॉक्टर खरात साहेब हे भिवंडीशी म्हणजे एक नातं जुळले, ते पहिले IGM सुद्धा होते, त्यानंतर महापालिकेत होते, पण इतर ठिकाणी असून सुद्धा आज ते वेगळ्या ठिकाणी गेले तरी सुद्धा आज ते भिवंडीत आले। शासनाने त्यांच्या त्या कामाची पावती त्यांना दिलेली आहे। असं जर ठळकपणे जर एखादी जसं तुम्ही योजना राबवता ती राबवली तर ऑटोमॅटिक लोकांपर्यंत महिन्यामधून एकदा तरी हे झालं पाहिजे। होम डिलिव्हरीचं प्रमाण होतं ना ते खूपच होतं, बरोबर। आता ते खूप कमी झालेलं आहे, प्रयत्न चालू आहेत। आपण मगाशी म्हटलं ते 100% जनजागृती त्यांच्यामध्ये केली पाहिजे। आणि कसं आहे, त्याला कारणे आहेत विविध, गरिबी हा महत्वाचा प्रमुख कारण आहे, परंतु त्याच्यामध्ये जर जनजागृती केली की बाबा शासनाचे पण याच्यात आर्थिक धोरण आहे, तुम्हाला अर्थसहाय्य मिळू शकतो। जसं आपण मगाशी सांगितलं, महिलांना पोषण आहार मिळाला पाहिजे। आज शासन पोषण आहार देते महिलांसाठी, ज्या गरोदर महिला आहेत त्यांना पोषण आहार देणं कंपल्सरी आहे। परंतु आज आपण आता जेव्हा डॉक्टर गेले बाहेर IGM मधनं नंतर भिवंडी महापालिकेत, तर तुम्ही आज एक स्कॅन्डल करा, जा बघू IGM मध्ये, तिथं डिलिव्हरीसाठी महिला जाते, तिला विचारा तुम्ही की बाबा पोषण आहार तुला मिळाला का? 9 महिन्याचा पोषण आहार तिला मिळतो, प्रत्येक महिन्याला, 3 महिन्याला, 6 महिन्याला असं तो आहार असतो, नाही मिळत। नाही, हे जे प्रश्न आहेत ना ते तुमचे बरोबर पण असतील। फक्त एकच मला सांगायचं आहे, युनिसेफ जे आहे ते प्रत्येक दिवशी रोजच्या रोज इथे आपल्याला ग्राउंड लेवलवर काम करणारी नाही, हे सपोर्ट करणारी संस्था आहे। आम्ही एक प्रयत्न मात्र नक्की करू शकतो। तुमचा जो प्रश्न आहे तो आम्ही वरती मात्र कळू। आमचं म्हणणंच ते, तुम्ही सामाजिक संस्थेच्या माध्यमातून काम करताना हे ऍड करा। भिवंडी ग्रामीण जो आहे ना तो संपूर्ण जो आहे त्या ठिकाणी पण हेच चालू नाही, मला अजून एक सांगायचं नहीं, आप सरकार को लिखो ना कि IGM की क्या हालत है। वहाँ डिलीवरी के लिए एक बेड पे 2 बच्चे औरतों को रखते हैं, जमीन पर रखते हैं। देखो आप जाके वहाँ मैडम, आप जाके देखो। पहले तो माझं म्हणणंच ते आपकी संस्था है, लिखा जाना चाहिए भाई आपके अस्पताल में कोई सुविधा नहीं, जैसे औरत को भर्ती करो। औरत का मुद्दा है, ये औरत का मुद्दा नहीं है, ये पुरुषों का भी मुद्दा है, ये समाज का मुद्दा है। ओके, बच्चों में डिफेक्टेड पैदा होने का क्या कारण है? हम थोड़ा हम पर्सनली पूछ सकते हैं। और अच्छाई के साथ बड़ी तादाद में आपसे रिक्वेस्ट गुजारिश दरख्वास्त की है कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन मेडिकल काम की है वो प्लीज वहाँ पर रजिस्ट्रेशन वहाँ पर एंट्री कर देंगे। की जाएगी डॉक्टर जो हेल्प कर रही है, इन सभी की लाइन से बहुत मुबारकबाद शुक्रिया। हम इस प्रोग्राम के साथ आपसे मिलेंगे। अगर आपकी तवज्जो से एक बात आपसे अर्ज करूँ कि यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग की बातें आई हमारे सामने, बच्चे को दूध पिलाने के कारण काफी शिकायतें आती है कि माँ को दूध नहीं हो रहा है, उसके लिए बहुत सारा इलाज और दवाएं क्या हमें मालूम है कि दूध माँ की बॉडी में हटो शूटिंग ले लेने से ऐसा नहीं है।
हर माँ को उतना दूध होता है जितने बच्चे की जरूरत होती है, क्योंकि दूध माँ के दिमाग से मिला होता है। बाकी बॉडी में दिमाग होता है तो दिमाग से मिला होता है, बट ब्रेस्ट फीडिंग यानी दूध पिलाने का जो एक तरीका है वो सीखना, खासतौर पर पहली बार माँ बन रही है उसे ये जानना जरूरी है आंगनबाड़ी से, ड्राइवर सिस्टर और नर्सेस से कि दूध कैसे पिलाया जाता है। फोर व्हील, हैंड व्हील, अगर कभी आपने इस बारे में कुछ पढ़ना सोचा हो कि हम हर 10 मिनट में माएँ जो है बाथरूम चेंज करती रहती है बच्चों को दूध पिलाने के लिए, तो इन 10 मिनटों में बच्चों को सिर्फ पानी मिलता है। जिस दूध से बच्चे की उम्र और सेहत इजाफा होता है वो दूध से मिलता ही नहीं। वो दूध हर 10-15 मिनट के बाद अंदर से आता है, जो फोर व्हील होता है, जो गाढ़ा होता है, उससे पहले सिर्फ 10 मिनट जो आता है वो पानी वाला, जो बच्चा सिर्फ पेशाब करता है, उसका पेट भरता है, लेकिन उसकी सेहत में इजाफा नहीं होता। यही महाराष्ट्र एक वाक़या है कि घर में 2 बच्चे हुए, एक लड़की एक लड़का, साथ में एक बेटे को दूध पिलाना, बेटी को बाद में पिलाना, एक नजरिया ये चला है। और यही उस माँ ने पहले हमेशा बेटी को दूध पिलाया और बेटे को लास्ट में पिलाया, लेकिन रिजल्ट इसका उल्टा आ रहा है कि बेटी कमजोर है, होती जा रही है, बेटा तंदुरुस्त है। उसको साइंटिफिक रीजन नहीं मानता, बाद में जो आने वाला हम भी इस बात को कह रहे हैं, अपने घरों में समझाएं। और ये जो आज नौकरी की गई है बच्चे की, अगर 100 साल ये भूल जाए तो ये बहुत ही कारगर की है। और हम सभी से गुजारिश करते हैं कि प्रेजेंटेशन आपको मालूम देगी, सभी लोग अपने अखबार में, अपने प्रिंट मीडिया में उसको जगह देंगे, ताकि शायद अभी तक का जो आज मौजूद नहीं है वो भी इसे वादा करें। आइए हम इनके इंटरव्यू आगे करते हुए आगे बढ़ते हैं। बहुत थैंक शुक्रिया, कुछ लोगों ने बहुत अच्छी सलाह दी, कुछ ऐसे मसाइल उठाए होम डिलीवरी के ताल्लुक से, आयोजन के मसाइल के ताल्लुक से, यकीनन ये बात सामने आनी चाहिए और इसका सोल्यूशन निकलना चाहिए। होम डिलीवरी होती है कि उसका ट्रीटमेंट ना हो, खासतौर से जो जरूरी है, घरों में बच्चा पैदा हो तो मार देते हैं, बट ये घरों से बच्चा हो तो जाएगा, हम डिलीवरी पॉइंट 0 पूरे शहर में एक भी डिलीवरी पॉइंट नहीं है। आप एक्सेस में बढ़ोतरी में इजाफा हुआ है तो क्या अभी जाने का आवाज बनाने की जरूरत है और बहुत बहुत शुक्रिया।